नमस्कार। शोमरतुली एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा बिहार की राजनीति की, और सिर्फ जो आज जातिगत सर्वे का जो आंकड़ा सामने आया सिर्फ उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन इस बीच जो कुछ वहां पक रहा था उसका विश्लेषण करूंगा। अब बिहार ऐसा राज्य है जहां हर समय कुछ ना कुछ पकता रहता है। वो पक करके बनता नहीं है, लेकिन हर समय उबलता रहता है, कभी किसी मामले को लेकर के कभी किसी मामले को लेकर के उबलता रहता है। तो हुआ क्या कि आजकल जो नीतीश कुमार हैं वे कुछ ऐसे संकेत दे रहे थे कि मैं इधर पलटा या उधर पलटा या क्या करूंगा। तो जैसा आपने पारा देखा ना, पारा मरकरी, आप उसे हथेली पे रखेगा तो आपको अंदाज नहीं होगा कि ये इस तरफ लुढ़केगा या इस तरफ लुढ़केगा और कब लुढ़केगा, क्या लुढ़केगा। तो यही स्थिति जो है नीतीश कुमार की थी। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं, क्यों नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं, जबकि वे अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके, एनडीए को छोड़ करके, एक अच्छी खासी चलती सरकार को छोड़ करके, एक मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में रहने के बावजूद भी एनडीए को छोड़ करके यूपी में आए। अब उन्होंने जो भी अपना गणित लगाया, क्योंकि उनको लगा कि यूपी में जाकर के, यानी जो लालू के साथ अलायंस करके, मुझे ज्यादा महत्व मिलेगा। हालांकि महत्व उनको यहां भी मिल रहा था, लेकिन उनकी जमीन जो है खिसक रही थी। अब वहां जाते ही उनको एक भूत सवार हो गया। एक जो कीड़ा, जो 2014 में प्रधानमंत्री बनने का जो कीड़ा था, वो फिर कुलबुलाने लग गया, और उन्होंने जो है एक अभियान शुरू कर दिया विपक्षी दलों को इकट्ठा करने का और अपने को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने का। ठीक, अभी जो वो है देवेगौड़ा साहब, पूर्व प्रधानमंत्री, तो उन्होंने भी खुलासा किया इस बात को लेकर के कि नीतीश मेरे पास भी आए थे और उन्होंने कहा कि पूरा जनता परिवार सब इकट्ठा हो जाए, यानी जनता परिवार यानी गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस, और हम मिलकर के एक, जैसे अक्सर इनका बनते हैं, थर्ड फ्रंट टाइप का जो है वो बनाएंगे और आप मुझे प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कीजिएगा। अब वैसे तो कुमार स्वामी भी वरिष्ठ हैं, ये देवेगौड़ा साहब वरिष्ठ हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनकी कर्नाटक में वही स्थिति है जो बिहार में नीतीश की है। वो भी एक छोटे से दल के नेता हैं, और वैसे नीतीश जो है एक छोटे से दल के नेता हैं। जैसे नीतीश कुमार एक अमरबेल हैं, पैरासाइट हैं, वो अपने आप कभी नहीं पनप सकते हैं। या तो कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर के पनपेंगे या बीजेपी के साथ। वैसे ये देवेगौड़ा साहब की भी स्थिति है, या तो कांग्रेस के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे, तब जाकर के उन्हें सत्ता में मिलेगी। वो जो जनता दल वाला एक जो प्रयोग था, वो ये नहीं कि उनकी कोई काबिलियत थी या उनके पास कोई बहुत बड़ा सांसदों का समर्थन था, क्योंकि हर जगह झगड़ा हो रहा, तो कभी कोई टकरा रहा था, लालू और मुलायम आपस में टकरा रहे थे, ऐसे कई धड़े थे। तो एक निर्विवाद रूप से उन्होंने देवेगौड़ा जी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, जैसे सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को नियुक्त किया कि एक ये आदमी जो है हानिकारक रहेगा क्योंकि इसका कोई बेस नहीं है। ऐसे ही जो है देवेगौड़ा को कंट्रोल करने के लिए कई शक्तियां थी जिनके जो उसके साथ में थे। तो जो नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षाएं थी, जिस वजह से वे यूपी के साथ गए, तो फिर उन्होंने वहां से एक अभियान शुरू किया विपक्षी एकता का। आपको ध्यान होगा, एक कोई वहां पे सम्मेलन हो रहा था, तो कांग्रेस को भी हाथ जोड़ रहे थे कि कांग्रेस के शायद जयराम रमेश थे उस मीटिंग में, कि आप भी जो है सहयोग कीजिएगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप नेतृत्व कीजिएगा, उनका मतलब ये था कि हम जो लोग मिल रहे हैं, जनता पार्टी के जो धड़े के लोग मिल रहे हैं, आप उनको समर्थन दीजिए, ये नहीं कि आप नेतृत्व कीजिएगा। लेकिन पटना से होते हुए, बंगलुरु से होते हुए और मुंबई तक जाते जाते नीतीश कुमार, जिन्होंने एक पहल करी थी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने की, वो अपने ही मोर्चे में जो है किनारे लगा दिए गए, उनको ठिकाना लगा दिया, और उसमें उभर करके आए कौन? राहुल गांधी।
क्योंकि कांग्रेस तो यही मानती है कि वो बोले भले कुछ, लेकिन वो अपने को इस देश का मालिक समझती है और सत्ता पर पहला अधिकार मानती है कि ये सत्ता पर जो है, इस देश की सत्ता पर हमारा अधिकार है। क्योंकि हम नेहरू गांधी खानदान के हैं। नेहरू तो खैर उन्होंने मिटा ही दिया, लेकिन जो नकली गांधी खानदान है वो ये सोचते हैं कि इस पर राज करने का अधिकार सिर्फ हमारा है। अब नीतीश कुमार जिन्होंने बेड़ा उठाया, उनको किसी उसमें नहीं रखा गया, उनकी कोई पूछ नहीं होने लग गई। नए नए नेता उभर के आए और राहुल गांधी एक से प्रोजेक्ट ढूंढने लगे। और प्रोजेक्ट करने वाले कौन थे? उन्हीं के साथी, नए साथी लालू यादव। लालू यादव भी राहुल गांधी के पीछे खड़े हो गए। स्टालिन तो खैर थे ही थे। तो खैर इस उसमें ममता अलग थी और केजरीवाल भी अलग ही थे राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने के लिए। लेकिन उनको एक तरह से किनारे लगा दिया गया। उनको जो एक उम्मीद थी उनको कि न सही प्रधानमंत्री, संयोजक ही बना दिया जाए। तो उन्होंने कह दिया लालू ने कि हम एक संयोजक नहीं, 8-10 संयोजक है, 5-6 संयोजक, मतलब 2-2, 3-3, 4-4 राज्यों का एक संयोजक होगा। यानी संयोजक बनने में अगर बन भी जाते तभी 4-5 संयोजक में से एक होते, तो उनकी एक से बेइज्जती कर दी गई। अब जब महिला विधेयक पास हुआ, नारी शक्ति वंदन विधेयक, तो वहां पर राहुल गांधी सबसे आगे निकलने की होड़ में ओबीसी आरक्षण के लिए सामने आ गए। अब वो पूरे देश के नेता बनना चाह रहे थे ओबीसी के लिए। अब क्योंकि राहुल गांधी जनता को तो मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं भारत की जनता को। जो आदमी हिंदुओं के इतने खिलाफ है, आज वो कल क्या कहता है, सत्यम शिवम सुंदरम करके एक लेख उसने हिंदुत्व पे निकाला, हिंदुओं पर निकाला। मैं शर्त लगा सकता हूं जो कुछ उसने लिखा है, ये नहीं कह रहा मैं अर्थ उसको दोबारा पढ़ भी नहीं सकता है, आप करके देख लीजिएगा। उसको पर्चा थमा दीजिए, जो उसने तो खैर नहीं लिखा होगा, उसकी टीम ने लिखा होगा, लेकिन वो उसका पढ़ भी नहीं पाएगा। और मैं कह रहा हूं चलो कुछ नहीं, एक शब्द का ही राहुल गांधी अर्थ बता दे, चराचर। जो उसने इसमें चराचर यूज किया है, तो उसका अर्थ बता दे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई ये सचमुच जो है हिंदू है। तो ये जो जिनका अलायंस ही हिंदुओं के खिलाफ बना, तो ये डैमेज कंट्रोल से ज्यादा कुछ नहीं है, या ज्यादा से ज्यादा इस देश की जनता को बेवकूफ बनाने का है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो खैर, तो ये अब इस उसको लेकर के, ओबीसी आरक्षण को लेकर के, ओबीसी मतगणना को लेकर के राहुल गांधी इस पूरे मोर्चे का नेता बनना चाह रहे थे। तो ऑलमोस्ट ममता बनर्जी ने भी इस मोर्चे में कोई ज्यादा वो नहीं दिखाई है। उनका तो बंगाल में वैसे ही टूट गया, वामपंथी लोग अलग कर दे कि हम इस मोर्चे में सामंजस्य नहीं करेंगे, बंगाल और केरल में नहीं करेंगे। भैया तुम फिर हो कहाँ? उसके बाद तो खाली जेएनयू में हो ना, वहां पे देश के खिलाफ लिखने के लिए, वहां की दीवारों पे ये लिखने के लिए भारत के टुकड़े होंगे या भगवा या जो भी, उसके अलावा कहाँ अस्तित्व है वामपंथियों का जो अलायंस करेंगे? 2 ही तो जगह है, तो वो भी किनारे हो गए। 6 पार्टियों का जो गठबंधन था, या जो भी वाम मोर्चा जिसे भी कह सकते हैं, तो वो किनारे हो गए। केजरीवाल वो कर रहा है, बार्गेनिंग कर रहा है। एक तरफ कांग्रेस को गिरफ्तार कर रहा है और दूसरी तरफ बयान दे रहा है कि मैं इस मोर्चे से बाहर नहीं जाऊंगा। यानी सता करके चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा कांग्रेस के साथ। खैर, अब जब नीतीश को लगा कि जिस लालू के भरोसे, जिस आरजेडी के भरोसे में एनडीए को छोड़ करके आया, उन्होंने मुझे कूड़ेदान में फेंक दिया, तो वो बीच बीच में संकेत देने लग गए। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के उसमें जाकर के, समाधि स्थल में जाकर के, और तो और अभी जो दीनदयाल उपाध्याय जी पर जो प्रोग्राम हुआ या उन्होंने करवाया, वो उसमें तो गए तेजस्वी को भी ले गए। जो लालू और तेजस्वी या इनकी सारी इस विचारधारा से, बीजेपी कौन है? इन्हीं की विचारधारा है। जो ये अपने दीनदयाल उपाध्याय हैं या श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं या जो भी आरएसएस से रिलेटेड है, तो उसमें जाकर के उसको भी ले गए बेचारे को। और तो इस बीच जो है, और उनके 2 खुद आदमी लड़ने लगे आपस में। ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या होता मैं आज तक समझ नहीं पा रहा हूं। जो पार्टियां एक राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी है,
वो अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं। जैसे एनसीपी के शरद पवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे भैया बताओ तो सही, गलती से कोई कांग्रेसी को टिकट नहीं मिला, उसने तुम्हारी पार्टी से चुनाव लड़ लिया, एक दो एमएलए आ गए तो आप राष्ट्रीय पार्टी बन गए। तो ऐसे ललन सिंह और एक कोई अशोक चौधरी, तो ये दोनों आपस में लड़ने लगे। तो स्पष्ट है इनके दो गुट हैं और होने स्वाभाविक भी है। ये तो मैंने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। जब नीतीश कुमार जब इस गठबंधन को छोड़ के गए थे, मैंने तभी कहा था नीतीश कुमार का पतन हो गया और जेडीयू दो भाग में बंटेगी, जेडीयू खत्म हो जाएगी। ये 100% श्योर है। आज भी एक जाएगा जिसको अपनी सीट बचानी है, वो बीजेपी के साथ आएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि हम जो 16 सांसद इनके जीते हैं वो बीजेपी के नाम पे जीते हैं। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना के जो जीते हैं वो मोदी के नाम पे जीते हैं। तो जितनी इनको सीट उन्होंने एडजस्ट कर ली उतने तो वहां रह लेंगे, या यह भी हो सकता है कि आधे यहां आधे आरजेडी में चले जाएंगे और नीतीश वो असरानी वाला की आधे इस तरफ चले जाओ आधे उस तरफ जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। तो वो स्थिति इनकी हो गई। तो नीतीश समझ गए, तो अब उन्होंने संकेत देने शुरू कर दिए कि मैं कहीं भी जा सकता हूं। हालांकि बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उन्होंने एक बार बिल्कुल मना कर दिया कि इसके लिए कपाट बिल्कुल बंद हो गए। और बिहार की जो पार्टी है वो तो बिल्कुल डेड अगेंस्ट है नीतीश के दोबारा आने पे। तो शायद कुछ ऐसा समझौता अगर कभी हुआ, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि कभी होगा भी, तो हुआ भी तो इनको कहीं केंद्र वेंद्र में कहीं डाल देंगे और वहां पर अगर सरकार बनानी होगी तो बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बन सकती है। ये होगा एक पहलू। अब जब नीतीश ने देखा मैं तो कहीं के नहीं रह गया हूं और जो इसका नेतृत्व राहुल गांधी जो आरक्षण के मुद्दे पर जो पूरे देश में कर रहा है, तो उन्होंने जो उनकी वो थी सर्वेक्षण था, जातिगत सर्वेक्षण जो नीतीश कुमार ने किया, बिहार सरकार ने किया, वो आज उन्होंने पटल पे रख दिया। अब लो भाई, अब ऊपर से क्या कहते हैं कि अब हम देश में जगह जगह कोने कोने पर जातिगत आरक्षण या जातिगत जनगणना के बारे में जन जागरण करेंगे। अब उसका जन जागरण, राहुल गांधी के जन जागरण का क्या होगा? अब इसने तो लीड ले ली नीतीश ने अपने आंकड़े जारी करके। इनके पास कांग्रेस तो पाखंडी है ही है। कर्नाटक में इन्होंने जातिगत जनगणना की है, उसके आंकड़े जारी नहीं किए। ये देश में पता है। नहीं पता को तो नीतीश जाकर के बोल देंगे कि भाई वैसे तो कांग्रेस ने भी किया लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, मेरी हिम्मत पड़ी, क्योंकि मैं अति पिछड़ों का मसीहा हूं, इसलिए मैंने ये सब आंकड़े जारी कर दिए। 2011 की जनगणना के आंकड़े भी इनके पास थे, यूपीए के पास थे, इन्होंने क्यों जारी नहीं किए? तो ये सारी चीजें, अब जो राहुल गांधी के पास एकमात्र हथियार था पूरी लीडरशिप को हथियाने का, उसको इन्होंने मिट्टी मिला दिया। ऐसा धोबी पाट दांव चला नीतीश ने कि वो भी राहुल गांधी भी जब उन्होंने जमीन सूंघ ली और लालू यादव ने भी। अब लालू यादव जो डंप करना चाह रहे थे नीतीश कुमार को कि इसको हटा करके और तेजस्वी को बना देंगे मुख्यमंत्री, अब वो इस स्थिति में नहीं रह गए। अब अगर वो कुछ करते हैं तो नीतीश कह गए देखिए मैंने क्योंकि जातिगत जनगणना सामने लाया मैं, और मैं ओबीसी का सबसे बड़ा नेता हूं, इसलिए जो है लालू यादव ये सब कर रहा है, लालू यादव ने मुझे हटा दिया। तो अब इन्होंने एक अपना दांव चल दिया है। वो जो पारा, लेकिन अभी ये मत समझिए कि वो किसी तरफ गए हैं, अभी भी नीतीश वेट एंड वॉच करेंगे। वो पारा वहीं पर हथेली पे जो है लुढ़क कपड़ों तक रहेगा, कब जाएगा ये पता नहीं। वो स्थितियों को देख करके, और इस एक दांव ने कईयों को चित कर दिया अपने अंदर, अपनी पार्टी में। जो ललन सिंह टाइप के लोग जो आरजेडी के फेवर वाले थे उनको भी धाराशाही कर दिया। तो देखना है कि इनका ये दांव जो नीतीश से चला उससे कांग्रेस में क्या फर्क पड़ता, राहुल गांधी के नेतृत्व में क्या फर्क पड़ता। और अगर आपने आज थोड़ा सा गौर किया होगा तेजस्वी का चेहरा, जब तेजस्वी इस बात को बता रहे थे तो बड़ी मायूसी सी थी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ये मान रहे थे कि हमने नीतीश को अब फेंका तब फेंका और मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। जेल में जाने से पहले जब पूरा ये कुनबा लैंड स्कैम में जो है लैंड फॉर जॉब करके जो स्कैम है जिसकी इनके खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट हो रखी है, उसमें जेल जाने से पहले वो किसी तरह मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। अब वो स्थिति नहीं रही।
तो आप देखिए बड़ी दिलचस्प राजनीति हो रही है पड़ेगा। और वो ये भी नहीं कह सकते हैं तेजस्वी हो या नीतीश हो, क्योंकि ये आंकड़े नहीं थे, इसलिए इन जातियों का विकास नहीं हुआ। सब इनके पास आंकड़े थे, हर एक उसमें जो है, जब ये वोटर्स लिस्ट जो बनती है उसमें सब लिखा रहता है कि कौन क्या है, इनको सब पता है। और वैसे भी राष्ट्रीय स्तर पर पता ही है जो मोटे मोटे तौर पर कि कितने % है। अब पूरे 3-4 दशक से ये दोनों ही राज कर रहे हैं, तो किसी और पे दोष नहीं दे सकते हो कि हाँ इनके लिए इतने ये लोग हैं और ये पिछड़े हैं तो आपकी वजह से। और जो इसका मुझे राजनीति को लग रहा है, अब ओबीसी और पिछड़े ओबीसी में एक संग्राम चलेगा। हो सकता है कल के दिन जो है, जो अति पिछड़े वाले हैं वो अपनी ज्यादा डिमांड रखें, क्योंकि अब तक जो भी राज रहा यूपी में या बिहार में, वो केवल यादवों का, जो 14% वहां पर है, और यादवों का इतना ही वहां पर है कि 14% यादव, 15% मुस्लिम, 19-20% का इनका वो है, उसके अलावा कुछ भी वो नहीं है। तो अब ये राजनीति बड़ी दिलचस्प होने वाली है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे जो है और कुछ होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा और